ज्ञान रस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अपना अपना भाग्य कहानी का वाचन। यह कहानी जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह वातायन में संकलित है। यह हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई से प्रकाशित हुआ था सन 1931 में। यह छोटी सी भूमिका है। आगे हम व्याख्या विवेचन के समय उसे पढ़ेंगे और हमें इस कहानी का आज वाचन करना है। तो देखते हैं कहानी। अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थीं, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे, जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थीं, जो धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थीं, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर भी कोड़े फटकार सकती थीं। वह दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक, निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर से चली जा रही थीं। उधर हमारी भारत की कुछ लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे
दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दाम पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वह अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ये दूसरा हिस्सा है कहानी का। अब घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, वह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह तल उन प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके प्रकाशों को उनके प्रकाशों को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्यस्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक लिया, ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वह काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया, जैसे एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। आगे कहानी का तीसरा भाग है। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर घर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा, कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्तों में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिप कर सो रहना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी और कब थमेगी, इसका कुछ क्या ठिकाना है, इसका क्या कुछ ठिकाना है। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिजला कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया, तो और चारा न रहा। लाचार बैठ रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था। और यह जरा बैठना न था। और यह जरा बैठना भी जरा न था। चुप चुप तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज दूरी से दिख पड़ा एक लड़का,
सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी, बड़ी, पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा, मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए थे। अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दोशाला लपेटे थे। मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी। कुछ लापरवाही थी। ओहो। फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ। यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े बड़े शैतान होते हैं। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस खूब हैं। ऐसे गैरों को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए के रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। चौथा भाग। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा।
मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं। देखूं? सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो। यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना। वह होटल डीपव वह होटल डीपव जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ। कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो। लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक, निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। नैनीताल। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म करके चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब कुछ सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये थी कहानी, जैनेन्द्र जी द्वारा रचित, अपना अपना भाग्य। यह कहानी कैसी लगी? यदि आपका कोई सुझाव हो, मुझसे कोई भूल हुई हो, तो अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।